बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर है। मेरे घर में मेरी अम्मा और मैं रहते हैं। मेरे अब्बू का इंतकाल 5 साल पहले हो गया था। अब्बू के होते हुए हम बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। हमारा घर भी काफ़ी बड़ा और बहुत अच्छे इलाके में है। मगर उनके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। मेरी अम्मा लोगों के कपड़े सिलाई करती थीं, जिस पर हमारा गुजारा हो रहा था। मुझे अपने सब दोस्त चिढ़ाते थे कि तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मी और बहनों के कपड़े सीती हैं। ऐसा नहीं था कि मुझे अम्मा का काम बुरा लगता था, बस उन दोस्तों के चिढ़ाने का अंदाज ही ऐसा था कि मुझे गुस्सा आता था और अम्मा से लड़ता था। वो मुझे बड़े प्यार से समझाती थी कि हमारा गुजारा इसी पर होता है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कि बाहर नौकरी कर सकें, तो सिर्फ यही उनके पास पैसे कमाने का जरिया था। और वो कहती कि मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं और उन दोस्तों की बातों पर ध्यान ना दूं। वो मुझे पढ़ा लिखा बड़ा अफसर बने देखना चाहती थी। मैंने फिर उन दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया और पढ़ाई की तरफ सारा ध्यान देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर गया। मुझे अब आदत हो गई थी लोगों की ऐसी बातें सुनने की, इसलिए मैं उन बातों को इग्नोर कर देता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। मेरी पढ़ाई का खर्चा सारा अम्मा ही उठाती थी। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं एक दिन जब यूनिवर्सिटी से घर लौटा तो अम्मा घर में नहीं थी और सारे घर में खाने की इतनी खुशबू फैली हुई थी। मैं अम्मा को ढूंढने किचन में गया तो वहां नहीं थी, मगर स्लैब पर कुछ ढका पड़ा था। मैंने उसके करीब जाकर वो चीज देखी तो मुझे धचका लगा। वो बिरयानी थी। हम बामुश्किल 2 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे थे और यहाँ बिरयानी पड़ी है जो देखने में ही इतनी लजीज लग रही थी। मैं कमरे में चला गया, फ्रेश होकर बाहर आया तो उसी वक्त अम्मा भी घर में दाखिल हुई। उनके हाथ में बड़ा सा काले रंग का शॉपर था। मुझे देखकर वो जाने क्यों घबरा सी गईं। अम्मा कहाँ गई थी आप? मैंने उनसे पूछा। आज मैंने बिरयानी बनाई थी तो पड़ोस में देने गई थी, वो मुझसे कहकर किचन में चली गई। मैं भी उनके पीछे ही किचन में आ गया। उस शॉपर में क्या है अम्मा? मैंने उस काले रंग के शॉपर को गौर से देखकर पूछा। इसमें कुछ कपड़े हैं, सिलाई करने के लिए मिले हैं। उन्होंने जवाब देकर वो ढकी हुई प्लेट उठाकर मुझे दी, जो मैं आते वक्त देख चुका था। लो खाना खाओ तुम और बताओ कैसा गुजरा आज का दिन। वो मुझे किचन से बाहर ले आई, मगर मेरा ध्यान तो उसी शॉपर में अटका हुआ था। अगर इसमें कपड़े थे तो अम्मा ने इस शॉपर को किचन में क्यों रख दिया? कपड़े खराब भी तो हो सकते हैं वहां। शायद उनकी बढ़ती उम्र का तकाजा था जो वो गलती से कपड़ों का शॉपर किचन में रखाई हो और भूल गई हो। फिर रोज ऐसा ही होने लगा। मैं जब भी घर आता अम्मा घर पर नहीं होती और मेरे लिए खाना तैयार पड़ा होता था। रोज नित नए और लजीज पकवान। अम्मा के हाथ में जायका बहुत था। मैं भी शौक से ये सब खाने लगा था, मगर मुझे बात समझ नहीं आती थी कि अम्मा रोज रोज ये नए नए महंगे खाने बनाती कैसे हैं। हमारे पास तो बामुश्किल गुजारे लायक महीने का खर्चा होता था। खाना खा लिया तुमने? मैं ये सोच रहा था जब अम्मा घर आई और मुझे देखकर पूछने लगी। जी अम्मा, खा लिया खाना, मैंने जवाब दिया। अम्मा, ये रोज रोज के नए पकवान आप कहाँ से पकाती हैं? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते। मैंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया। अरे मेरे बच्चे, आजकल मुझे कपड़े बहुत मिल रहे हैं ना सिलाई के लिए, तो अब अच्छा खासा कमा लेती हूँ। मैं इसी में से अपने बच्चे के लिए खाना बनाती हूँ ताकि मेरा बच्चा अच्छा खाना खाए और उसकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। अम्मा के कहने पर मुझे याद आया, 2 महीने पहले हमारे घर में कुछ नहीं था खाने को, बस रात की सूखी रोटी पड़ी थी। अम्मा ने मुझे वो गर्म करके चाय के साथ दे दी और मैं खाकर यूनिवर्सिटी चला गया। मगर उस सारे दिन में मेरी तबीयत बहुत खराब रही। पेट में शदीद दर्द हो रहा था। अम्मा से जब कहा तो वो मुझे फौरन मोहल्ले के एक डॉक्टर के पास ले गईं, जिसने कहा कि बासी खाना खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। बस उसके कुछ दिन के बाद ही
अब मुझे हर रोज नए नए पकवान खाने को मिल रहे थे। मुझे अपनी अम्मा पर बहुत प्यार आया कि ये माएँ कितनी अच्छी होती है ना। अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे। इनके दम से ही हमारी दुनिया सलामत है। मैं फौरन अम्मा से लिपट गया। अरे क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? उन्होंने बौखलाकर मेरे कंधे पर थप्पड़ मारा। मैं मुस्कुरा दिया। अम्मा आप बहुत प्यारी हैं और सबसे अच्छी हैं। मेरे मुस्कुराकर कहने पर वो भी मुस्कुरा दी। मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। उन्होंने प्यार से मेरे बाल बिगाड़े और किचन में चली गईं। एक दिन मैं जल्दी घर लौट आया तो मैंने देखा, आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। मैं घर आया तो सीधा किचन में पानी पीने चला गया, मगर वहां अम्मा खड़ी थी और चूल्हे पर बहुत बड़ी देगची रखी थी जिसमें यकीनन कौरमा बन रहा था, जिसकी खुशबू मुझे बाहर भी आ रही थी। अम्मा मुझे देखकर जाने क्यों घबरा गईं। तुम जल्दी आ गए आज आमिर बेटा, उन्होंने मुझसे कहा। जी अम्मा, कोई क्लास नहीं थी तो वापस आ गया, मैं कहकर चूल्हे के करीब गया और झुककर देगची में देखा। इसमें कौरमा बन रहा था। ये इतना ज्यादा सालन किस लिए बना रही हैं अम्मा? मैंने हैरानी से पूछा, क्योंकि हम तो 2 लोग थे। ये तो इतना ज्यादा था कि आधे मोहल्ले में भी बांट सकते थे। अम्मा ने गड़बड़ाकर देचकी पर ढक्कन रख दिया। मुझे अम्मा की यह हरकत न जाने क्यों अजीब लगी। वो सामने वाले घर से रीमा, जो हमारी पड़ोसन थी, है ना, उसके अपने घर गैस नहीं आ रही तो वो ही यहां खाना बनाने आई थी। अभी आती ही होगी, घर गई है कुछ सामान लेने। अम्मा की बात कुछ समझ नहीं आई मुझे। अजीब लगी ये बात। वो पहले कभी तो हमारे घर नहीं आई। उनके घर तो कंप्रेसर लगा हुआ था। वो अमीर लोग थे, कभी हमारे घर का रुख नहीं किया था उन्होंने, और आज कैसे आ गए? पर अम्मा ये इतना ज्यादा है उनके घर में, जबकि लोग भी बहुत कम हैं। मैंने एक और नुक्ता उठाया तो अम्मा ने घूरा मुझे। अरे उनके घर मेहमान बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए बना रहे हैं, और तुम क्यों इतने सवाल पूछ रहे हो? अपनी अम्मा पर यकीन नहीं किया? और मैं भला ये खुद क्यों बनाऊंगी इतना सालन? हम तो 2 लोग हैं, छोटी सी पतीली में बनाऊं तो भी हमारा सालन बच जाता है। उन्होंने बहुत ही खफी से कहा था कि मैं शर्मिंदा हो गया। भला मैं क्यों उनसे इतने सवाल पूछ रहा था? वाकई वो सच तो कह रही थी, वो किस लिए झूठ बोलेंगी भला मुझसे? मैंने उनकी बात पर यकीन करके हाँ में सर हिलाया। तुम आराम करो, मैं खाना लाती हूं तुम्हारे लिए। उनकी बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गया। फिर कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अम्मा ने वही कौरमे की प्लेट मेरे सामने रखी और साथ में चपाती भी। उन्होंने मेरे चेहरे पर हैरत देखकर मुझसे कहा, रीमा ने कुछ कौरमा मुझे भी निकाल कर दिया था तो तुम्हारे लिए रख दिया मैंने। अब तुम खाओ, मैं जरा सिले हुए कपड़े देकर आती हूं। मैंने जब पहला नवाला लिया, खाने का तो जायका अम्मा के हाथ का था। मैं उठकर किचन में आ गया। वो बिल्कुल साफ था, शायद अम्मा ने जाने से पहले सफाई की थी। मैं किचन से बाहर निकल आया जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो पड़ोस के घर से रीमा ही खड़ी थी। उसके हाथ में प्लेट थी जो उसने मुझे दी। हमने कुरान का खत्म निकाला है, आज ये हलवा बनाया था, उसने मुझसे कहा। मैंने हलवा अपनी प्लेट में उतारकर प्लेट उसको दे दी। आप लोगों ने कौरमा बनाया है क्या? मैंने बस जाने क्यों पूछ लिया। उसने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, वो यक लफ्जी जवाब देकर वहां से चली गई तो मैं हैरत ज़दा वहीं खड़ा रह गया। फिर अम्मा ने जो मुझसे कहा वो क्या था? उन्होंने झूठ कहा था, मगर क्यों? ऐसे बहुत से सवालात मेरे जहन में आ रहे थे। और फिर कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं जब कभी जल्दी घर आ जाता तो अम्मा मुझे यूं ही किचन में खाना पकाते मिलती और मेरे पूछने पर बहाना बनाकर बात टाल देती। ऐसी क्या बात थी जो वो मुझसे छुपा रही थी? मुझे पता नहीं चल रहा था और एक दिन आखिरकार मुझे वजह पता चल गई, जो सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल गई।
मैं उस दिन घर आया और हमेशा की तरह किचन में खाना ढका पड़ा मिला। मैं किचन से खाना लेकर कमरे में आया। खाना खाने के बाद मैं बर्तन उठाकर कमरे से बाहर आया जब अम्मा उसी वक्त घर के अंदर दाखिल हुई। खाना खा लिया आमिर? उनके पूछने पर मैंने कहा, जी अम्मा, खा लिया। बहुत अच्छा खाना था। आपके हाथ में बहुत जायका है अम्मा। मेरे कहने पर वो मुस्कुराई और मुझसे बर्तन लेकर किचन में चली गई। मैं भी हाथ धोने उनके पीछे किचन में दाखिल हुआ। जब वो उस काले शॉपर से कुछ निकाल रही थी, मुझे देखकर उन्होंने शॉपर वापस बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगी। अम्मा, हाथ धोने आया था मैं, आप क्यों चौंक गईं? मैंने गौर से उनको देखा और किचन के नल से हाथ धोए। कुछ नहीं, उन्होंने कहा। अच्छा अम्मा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, आप आकर दरवाजा बंद कर लें। मैं उनके दुपट्टे से हाथ साफ करके घर से बाहर निकल गया। वो मेरे पीछे आई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं गली से गुजरने लगा जब मोहल्ले के कुछ लड़के मुझे देखकर हंसने लग गए। कितना बेशर्म लड़का है, ये खुद लड़कियों की तरह घर में बैठा है और इसकी माँ गली गली जाकर अपना बनाया खाना बेचने जाती है। वो जोर जोर से बोलकर हंसने लगे। मुझे उनकी बात समझ तो नहीं आई, मगर मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैं गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा और उनसे लड़ना शुरू हो गया। वो भी मुझसे हाथापाई करने लगे और जोर जोर से चीख कर कहने लगे कि तुम्हारी माँ खाना बनाकर बेचती है और तू बेशर्म अपनी माँ से ऐसे काम करवा रहा है। वो गली गली में जाकर रुलती फिरती हैं। मुझे मजीद गुस्सा आया और उन पर चढ़ दौड़ा। मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमें मुश्किल से अलग किया और उन लोगों ने कहा कि ठीक तो बोल रहे हैं ये सब, तुमसे क्यों मियाँ सच बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं उन सब की बातें सुनकर वापस घर आ गया। अम्मा किचन में बर्तन धो रही थी। मैं फौरन किचन के दरवाजे पर जाकर रुक गया। सिंक पर ढेर सारे बर्तन पड़े थे और वो काले रंग का शॉपर भी यूं ही पड़ा था कि इसमें पड़े अंदर खाने के टिफिन नजर आ रहे थे। मैंने उनको मोहल्ले वालों की बातें बताईं तो वो मुझसे नजरें चुराकर सर झुका गईं। मैंने हैरत से उनको देखा। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम फिर वैसे ही गुस्सा करते जैसे बचपन में मेरे कपड़े सिलने पर करते थे। अम्मा ने दुपट्टा मुंह पर रखा और रोने लगी। मगर अम्मा, ये खाना बनाकर बेचने की क्या जरूरत थी? कपड़े तो आप सिलाई करती हैं ना, इतना काफी था हमारे लिए। उनको रोता देखकर मैं नर्म पड़ गया। कहाँ बेटा, आजकल कपड़े मिलना भी बंद हो गए थे। कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में अब वो सफाई नहीं है। अब नया दौर आ गया है, नित नए फैशन के कपड़े सिलाई होने लगे हैं और मैं अभी तक पुराने दौर की तरह कपड़े सिलाई करती हूँ। अब टेलर्स का जमाना आ गया है। मुझे तो कपड़े मिलना बंद हो गए थे तो कुछ पैसे किसी जानने वाली से उधार लेकर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। तुम ही कहते हो मेरे हाथ में बहुत जायका होता है, इसलिए मुझसे मोहल्ले के कुछ लोगों ने दोपहर का खाना लेना शुरू कर दिया। सुबह तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने के बाद लोग आते और ऑर्डर देकर जाते। मैं भी बनाकर उनके घर दे आती। इसमें से इतने पैसे जमा होने लगे हैं कि अब हमारा गुजर होने लगा है। उनके बताने पर मैं शर्मिंदा हो गया। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि अम्मा को कपड़े सिलाई के लिए नहीं मिलते। मैं इतना बेखबर रहा था उनसे। फिर मैंने मोहल्ले वालों की बात भुलाकर अम्मा के आंसू साफ किए। अम्मा ने हैरत से मुझे देखा। मैंने कहा कि अब से मैं खाना डिलीवर करूंगा अम्मा, आपको गली गली जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर खुश हो गई और फिर मैंने और अम्मा ने मिलकर काम दोबारा से शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया और बहुत सारी ऐप्स जो खाना ऑर्डर करने के मुतल्लिक थी उनसे जुड़ गया। अब हमारा काम बहुत अच्छा हो गया था। मैंने मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अम्मा के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाया। तो अब वही मोहल्ले वाले हमसे खाना ऑर्डर करते थे और बहुत तारीफें भी करते थे। अब दूर दूर से हमारे पास ऑर्डर भी आने लगे थे। मैं एक रात खाना डिलीवर करने गया तो मुझे काफी देर हो गई थी और कुछ अजीब सा वाक़या मेरे साथ हुआ था। उस रात मैं आखिरी फूड डिलीवरी करने पहुंचा तो घर का दरवाजा नकाबपोश लड़की ने खोला। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उनमें कोई जादू सा था।
जो मुझे अपने बस में कर रहा था। मैं उसे देखता गया जब अचानक गुस्से से कोई चीखा, क्या हुआ? कौन है दरवाजे पर? अम्मी, डिलीवरी वाला है। उसने अंदर झांक कर जवाब दिया और मुझे देखा और कहा कि खाना दें। मैंने फौरन खाने वाला शॉपर उसके हवाले कर दिया और उसने मुझे पेमेंट की। जल्दी से खाना लाओ भाई, भूख से इधर जान जा रही है और तुम जाने क्या गुल खिलाने दरवाजे पर खड़ी हो गई हो। अंदर से वही एक आवाज आई जो उस लड़की की मां थी। उनकी बात सुनकर उस लड़की की आंखों में गुस्सा और दुख आ गया और मैं भी उनकी बात पर हैरान हो गया कि कोई मां कैसे अपनी बेटी से इस तरह बात कर सकती है। उस नकाबपोश लड़की ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी सर झटक कर वापस आ गया, मगर उसकी जादुई आंखें मुझे बेचैन किए हुए थीं। उनका जादू जैसे मुझ पर चल गया था। अब मैं उसी के बारे में सोचने लगा था। जब भी खाने के ऑर्डर मेरे पास आते तो मैं गौर से एड्रेस देखता कि शायद उस लड़की के घर से भी ऑर्डर आया हो और मुझे वहां जाने का मौका मिल जाए। मगर मुझे बहुत मायूसी हुई। इतने दिनों से उसके घर से कोई खाने का ऑर्डर नहीं आया था। काफी दिन गुजर गए। मेरी अम्मा ने मेरी बेचैनी नोट कर ली थी और मुझसे पूछा, आमिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ अम्मा, ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होगा? मैंने लापरवाही से जवाब दिया। फिर बेचैन क्यों रहने लगे हो बेटा? उदास उदास। उनके पूछने पर मैं गड़बड़ा गया। नहीं तो अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। आप खाना पैक कर दें, मैं डिलीवर करके आता हूं। मैंने उनकी बात टाल दी और घर से निकल गया। मगर मैं वाकई बेचैन और उदास था और बहुत शिद्दत से इंतजार था कि कब उस लड़की के घर से खाने का ऑर्डर आए और मैं वहां जाऊं। मैं ख्यालों में गुम चलते चलते उस जादुई आंखों वाली लड़की के घर तक पहुंच गया। उसका घर हमारे मोहल्ले से बाहर और कुछ फासले पर था, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कदम कहाँ जा रहे हैं। होश तो तब आया जब एक फकीर ने उसके घर का दरवाजा बजाया और मैं खुद को यहां देखकर हैरान हो गया। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, उस फकीर के लिए घर का दरवाजा खुल गया और उसी नकाबपोश लड़की ने खोला। उसके चेहरे पर आज भी नकाब था। मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि वो इस तरह से एहतियात वाला नकाब क्यों करती है। उसने फकीर को कुछ पैसे दिए तो वो दुआएं देकर लौट गया। उनकी दुआओं पर मैंने उनकी आंखों में दुख देखा था। वो दरवाजा बंद करने लगी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में हैरत उतर आई। मैं मुस्कुराया। उन आंखों का सहर मुझे खुद में उलझा रहा था। इंतहा से ज्यादा खूबसूरत आंखें थीं। फिर वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। उसने दरवाजा फौरन बंद कर दिया। मैं मुस्कुराकर वापस घर आ गया और एक दिन जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं घर में बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अम्मा ने चाय बनाकर मुझे दी और खुद नमाज पढ़ने गई थी। मैं चाय पीने लगा और मोबाइल पर एक सीरियल चला लिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब एक नोटिफिकेशन आया, खाना ऑर्डर का। मैंने फौरन वो नोटिफिकेशन खोला तो उस नकाबपोश लड़की के घर का ऑर्डर था। मेरे लिए ये बेयकीनी वाली बात थी और जब यकीन आया कि हाँ, उसी के घर से खाने का ऑर्डर आया है तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने फौरन अम्मा को बताया कि अम्मा, ये ऑर्डर आया, ये चीजें बना दें। अम्मा भी किचन में जाकर बनाने लगी और मैं बेचैनी से इंतजार करने लगा। इतने में कुछ और भी ऑर्डर्स आने लगे जो अम्मा ने तैयार किए। मैं पहले उस नकाबपोश लड़की के घर खाना डिलीवर करने जाना चाहता था, मगर जो दूसरे ऑर्डर थे वो उसी रास्ते में पड़ते थे, इसलिए मैंने पहले वो फूड ऑर्डर डिलीवर किए और फिर आखिर में उस नकाबपोश लड़की के घर आ गया। आज भी दरवाजा उसी ने खोला था और हमेशा की तरह चेहरे पर नकाब था। मैंने सलाम किया और खाना उसकी तरफ बढ़ाया। उसने खामोशी से खाना लिया और पेमेंट की, मगर मेरे पास खुले नहीं थे। उसके 20 रुपए मेरे पास बच रहे थे। मेरे पास तो खुले पैसे नहीं। मैंने अपनी जेबें टटोल कर कहा, मैं दुकान से खुले करवा कर आता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। रहने दे बस, कोई बात नहीं। उसने मुझे मना कर दिया। अरे ऐसे कैसे? कोई बात नहीं,
आपके पैसे बचते हैं मेरे पास, मैं आपको दे रहा हूं ना। मैंने बात बढ़ाने की खातिर जिद की। कहा ना कोई बात नहीं, रख लें। उसने बड़ी सख्ती से मुझसे कहा और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उसका रवैया उलझाता था। फिर मैं रोज शाम को वहां जाने लगा। मैं एक दो बार उसका दीदार कर लेता था, मगर वो हमेशा नकाब में रहती थी। घर में भी नकाब की क्या वजह थी, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। एक बार मैं उनके घर खाना डिलीवर करने लगा तो दरवाजा हमेशा की तरह आज भी उसने खोला था। मैंने उससे बात करने की गर्ज से यूं ही कह दिया, लगता है आप लोगों को हमारे पकवान बहुत पसंद आ गए हैं, माशाल्लाह रोज मंगवाते हैं। मैंने मुस्कुराकर बात शुरू की कि वो जवाब देगी। फिर मैं उससे बात बढ़ाकर उसके नकाब की वजह पूछ लूंगा कि वो क्यों हर वक्त घर में भी नकाब किए रहती है। मगर वो मुझे उन जादुई आंखों से घूर कर बिना कुछ कहे खाना लिए अंदर चली गई। मैं मायूसी से वापस आ गया। वहां से उससे बात बढ़ाने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, जबकि मुझे लग रहा था मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। एक रोज जब मैं वहां गया तो मुझे रात हो गई और नकाबपोश लड़की को मैंने एक बार भी नहीं देखा। मैं बड़ा परेशान हो गया और बेसाख्ता मैंने उसके घर की बेल बजा दी। मुझे लगा कि वो दरवाजा खोलेगी, मगर दरवाजा उसकी मां ने खोला। मैं इतने दिन से यहां आ रहा था तो समझ गया था कि उसकी मां थी। कौन है आप और क्या काम है, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं घबरा गया। अब क्या वजह बताऊं उनको। जब मुझे दरवाजे से थोड़ा फासले पर वो नजर आई हमेशा की तरह नकाब में। तुम यहां क्या कर रही हो, जाओ जाकर काम करो अपना, उन्होंने काफी करख्त लहजे में उससे कहा। तो वो शर्मिंदा सी मुझे देखकर चली गई। मैंने महसूस किया था उसकी मां का रवैया बहुत बुरा था उसके साथ, जबकि उन्होंने मुझसे तो नरमी से बात की और अपनी बेटी से सख्त लहजे में बात की। मैं दोस्त के घर का बहाना करके पूछने लगा कि वो यहां रहता है, नाम भी बताया। उन्होंने कहा इस नाम का यहां कोई नहीं रहता और मैं गलत पते पर आ गया हूं। मैं वहां से चला आया। मुझे जानने का तजस्सुस हो रहा था कि जरूर कोई कहानी होगी, मगर क्या। मैंने उस मोहल्ले के लोगों से ढकी छुपी बातों में मालूम करना शुरू कर दिया, मगर किसी ने कुछ नहीं बताया और कहा कि ये लोग तो नए आए हैं, यहां कुछ ही वक्त हुआ है इन्हें, किसी से भी बात नहीं करते आस पड़ोस में। कुछ ने तो कहा कि बड़े पुरस्कार लोग हैं ये। वाकई इनका घर तो देखने में ही पुरस्कार लगता था मुझे। अपने मामूल के मुताबिक मैं अपने ख्वाबों की लड़की को देखने की चाह में शाम को घर से तैयार होकर निकलने लगा, जब अम्मा ने मुझे बड़े गौर से देखा और कहा कि आमिर, तुम ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो बेटा। उनके पूछने पर मैं घबरा गया। वो अम्मा, दोस्त के पास जा रहा हूं, उसने बुलाया है, मैंने गड़बड़ा कर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, कोई ऑर्डर तो नहीं आया खाने का, उन्होंने पूछा। नहीं अम्मा, अगर कोई ऑर्डर आ गया तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, फिर आप तैयार कर लेना, मैं ऑर्डर पिक करने आ जाऊंगा। मैंने उनको मोबाइल भी लेकर दिया था और चलाना भी सिखा दिया था, इसलिए उनसे कहकर वहां से निकल आया। मुझे काफी देर हो गई थी उसके घर के सामने खड़े हुए, मगर आज घर में खामोशी थी। मैं उस लड़की के वहां आने का इंतजार कर रहा था और कुछ देर बाद उसके घर का दरवाजा खुला। सामने वो लड़की थी, मगर उसके पीछे ही उसके घर वाले थे जो उससे आगे होकर घर से बाहर निकल आए। मैं उनसे थोड़ा छुप कर खड़ा हो गया। वो लोग वहां से निकलकर गाड़ी में बैठ गए और जादुई आंखों वाली लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसके घर की खिड़कियों से उसे देख रहा था। वो काम करती मुझे नजर आ रही थी, मगर चेहरे पर नकाब था। मैं बहुत देर मुतजस्सिस था इस नकाब के बारे में कि इसने क्यों किया हुआ है। घर में भी भला कौन नकाब करता है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मुझे उस नकाब का राज मालूम हो गया। मुझे वहां खड़े हुए काफी वक्त हो गया था और फिर जो उस वक्त हुआ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैं वहां खड़ा ही था
जब उसने हमेशा की तरह नकाब में चेहरा छुपाए घर का दरवाजा खोला और मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया, मैं हैरान रह गया कि वो मुझे बुला रही है अपने घर के अंदर। मैं वहीं जमकर खड़ा रहा तो उसने फिर मुझे घर के अंदर बुलाया। मैं हैरत में मुब्तला उसके घर के अंदर गया। तुम यहां रोज क्यों आते हो? उसने डायरेक्ट मुझसे सवाल किया। मैं पहले तो जवाब न दे सका। मैं ऐसे ही बस, मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। तुम्हें मेरी आंखें अच्छी लगती हैं ना? उसने मुझसे एक और सवाल किया तो मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता चला। जी जी जी, मैंने हकलाकर जवाब दिया। और तुम अब ये जानना चाहते हो कि मैं नकाब क्यों करती हूं हर वक्त यहां ना? उसने एक और मेरे दिल की बात कर दी। मुझे अब डर लगने लगा था। क्या वो दिल की बातें जान लेती थी? नहीं, फिक्र मत करो, मैं दिल की बातें नहीं जानती, मगर मेरे लिए ये आम बात है। तुम्हारी तरह बहुत सारे और लोग भी मेरी आंखों को पसंद करते हैं और मेरे नकाब के बारे में मुझसे पूछते हैं, मगर तुमने पूछा नहीं, बस देखते रहे। इसकी बात में दर्द था जो उसने छुपाया, मगर मैंने महसूस कर लिया था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। जब वो वक्त आ गया और उसने चेहरे से अपना नकाब हटाया तो मैं उसे देखकर सकते में आ गया, क्योंकि वो तो बहुत ही भयानक चेहरा था जिस पर इतनी खूबसूरत आंखें थीं। 1 मिनट के लिए तो मैंने उससे आंखें फेर ली और वो मुस्कुरा पड़ी, मगर उसकी हंसी बहुत तल्ख थी। मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। लोग मेरी आंखों की वजह से मुझे पसंद करते हैं, मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं, मगर जब मेरा चेहरा देखते हैं तो वो लोग एक लम्हा भी नहीं देख पाते, हालांकि वो इस चेहरे को देखने की शिद्दत से चाह करते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो। मैं भी तो उसका चेहरा देखना चाहता था, मगर देख नहीं पाया क्योंकि उसका चेहरा भयानक था। मैंने वापस उसकी तरफ देखा। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? ऐसे क्यों है तुम्हारा चेहरा? मैंने हिम्मत करके सवाल पूछ लिया। मेरा नाम अक्सा है और ये मेरे चेहरे पर तेजाब फेंका गया था। मैं एक लड़के को पसंद करने लगी थी और छुप छुप कर उससे मिलने जाती थी। एक दिन भाई ने मुझे उस लड़के के साथ देख लिया और मेरे चेहरे पर तेजाब फेंक कर मुझे घर में बंद कर दिया। हालांकि मैं अपने भाइयों की लाडली बहन थी, मगर मेरी इस एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे मोहल्ले वाले मेरे ऊपर बहुत बातें करते थे। हमारी इज्जत वहां खराब हो गई, इसलिए मेरे भाई अपनी बीवियों के साथ दूसरे मुल्क चले गए। हम वो मोहल्ला छोड़कर यहाँ आ गए। मेरी अम्मी का सुलूक मेरे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि मेरी वजह से उनकी इज्जत खराब हो गई थी और दोनों भाई भी उनसे दूर हो गए थे। इसलिए वो मुझे हर वक्त कोसती रहती हैं और मेरा चेहरा बहुत भयानक है, इसलिए मैं इसे छुपाए रखती हूँ। वो बोलकर चुप हो गई। उसकी आंखों में बहुत दुख और तकलीफ थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन खूबसूरत आंखों वाली का चेहरा इतना भयानक होगा। मुझे उसका दुख महसूस हो रहा था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। जहां से उसके घर वाले अंदर दाखिल हुए वो लोग बाहर गए हुए थे, ये मुझे मालूम था, मगर उनका यूं अचानक वापस आना। अक्सा कौन है ये लड़का और तुम्हारे साथ क्या कर रहा है हमारी गैर मौजूदगी में? उसकी अम्मी ने हमें साथ देखकर गलत मतलब निकाल लिया और फिर वो बहुत से इल्जामात हम पर लगाकर अक्सा को अपने घर से निकालने लगी। उसके अब्बू ने भी बहुत गुस्सा किया और मुझे मारने भी लगे। अक्सा ने कहा भी कि ऐसा कुछ नहीं, और मैं तो हैरान था कि कहूं क्या। मुझे अचानक इस सूरत हाल की समझ नहीं आ रही थी। पहले भी हमारी इज्जत खराब की, हमें अपने ही मोहल्ले और रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और अब यहां भी हमारा नाम खराब करना चाहती हो। तुम्हारी ये गंदी हरकतें अभी भी खत्म नहीं हुई। उसकी मां ने उस पर बरस कर उसे घर से निकाल दिया। अब हम दोनों साथ खड़े थे। वो बहुत रो रही थी। मैं कुछ सोचकर उसे अपने साथ घर ले आया। अम्मा को मैंने वहां जाकर सब बता दिया। फिर अम्मा ने मुझे समझाया कि उसको मेरी वजह से निकाला गया है घर से, तो उसे सहारा भी मुझे देना होगा।
मेरी अम्मा बहुत अच्छी थी, इसलिए वो बात समझ गई और मेरी और अक्सा की शादी करवा दी और हम खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अक्सा को हमारे घर में चेहरा छुपाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं उसे घर में नकाब नहीं करने देता था। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई तो बहुत अच्छी नौकरी मुझे मिल गई। अम्मा और अक्सा भी साथ मिलकर खाना बनाने का काम करने लगी। अक्सा के माँ बाप अपने बेटों के पास मुल्क से बाहर चले गए थे। अक्सा का उनसे कोई राब्ता ना था, ना ही उन्होंने उससे राब्ता किया था। अक्सा की एक गलती ने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी, मगर उसने अपनी गलती सुधारी और अब वो मेरे साथ बहुत खुश थी। हमारी एक बेटी भी थी जिसकी तरबियत बहुत अच्छी करने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो उसने किया वही हमारी बेटी भी करे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।